आज हम पढ़ेंगे कहानी अपना अपना भाग्य और देखेंगे उसके मुख्य बिंदु। कहानी अपना अपना भाग्य का उद्देश्य क्या है, इसको जानने के लिए हम समझते हैं अपना अपना भाग्य कहानी की शुरुआत जिस प्रकार नैनीताल की सुंदरता और अंग्रेजों की अपनी हुकूमत का घमंड के साथ होता है, ठीक उसके उलट कहानी का अंत इन्हीं पहाड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों और उनकी बेबसी का चित्रण करते हुए एक बच्चे की मौत के साथ होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि जैनेंद्र जी का उद्देश्य इस कहानी के द्वारा समाज में रहने वाले गरीब और लाचार बालकों का शोषण तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं उनके स्वार्थ को उजागर करना है। कहानी क्यों लिखी जैनेंद्र जी ने? इसलिए कि वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि समाज किस प्रकार दोहरा मापदंड अपनाता है गरीबों और अमीरों के लिए। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार हैं। वैसे इनके अलावा जैनेंद्र ने जीवनी, संस्मरण और साक्षात्कार आदि भी लिखे हैं। जैनेंद्र जी के प्रमुख कहानी संग्रह में आता है फांसी, जो 1929 को प्रकाशित किया गया। इसके अलावा पाजेब इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। अपना अपना भाग्य कहानी आत्मकथा शैली में लिखी गई है। कहानी अपना अपना भाग्य के पात्र, अगर हम पात्र परिचय देखें तो इस कहानी में किसी भी पात्र का नाम नहीं है। लेखक है, लेखक के मित्र हैं जो लेखक के साथ रहते हैं, जिनके साथ वो जो उस बच्चे को लेके आते हैं। एक गरीब लड़का होता है जो लास्ट में जिसकी मृत्यु हो जाती है। वकील साहब होते हैं जिनके पास लेखक उस बच्चे को लेके जाते हैं कि इसको नौकर रख लीजिए, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि पहाड़ी लड़के चोर होते हैं, इसलिए वो जो है उसको नौकर रखना स्वीकार नहीं करते और उसको वापस भेज देते हैं। होता क्या है कि लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें किसी भी पात्र का नाम नहीं दिया गया है। इसमें केवल लेखक हैं, लेखक के मित्र हैं, एक गरीब लड़का है और वकील साहब हैं। कहानी अपना भाग्य का विषय वस्तु जो है और विशेषताएं क्या हैं, तो समाज का दोहरा चरित्र, कैसे समाज जो है दोहरा चरित्र अपनाता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। अंग्रेजों की गुलामी करने वालों पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी और भारतीय सभ्यता का चित्रण किया गया है। नैनीताल में पड़ रही ठंड का वर्णन किया गया है। पहाड़ी गरीब बच्चों का शोषण और उनके हालात पर प्रकाश डाला गया है। साधन संपन्न स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा गरीबों का अनादर किया जाता है, ये दर्शाया गया है। गरीब अथवा अमीर के घर पैदा होना अपना अपना भाग्य है, ये भी दर्शाना लेखक ने इस कहानी में ये भी दर्शाया है। आइए कहानी देखते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य से घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कंधों से नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। तो उन्होंने कहा, अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था। मित्र अचानक बोले, देखो वो क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था।
नंगे पैर नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वो न जाने कहाँ जा रहा था। कहाँ जाना चाहता था, न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का बालक होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। गोरा है पर इतना गंदा है कि वो काला लग रहा है। आँखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वो हमें न देख पाया, जैसे कुछ भी न देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वो बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा था। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, क्योंकि जब उसके पास दूसरे कपड़े ही नहीं हैं तो वो उन्हीं कपड़ों में न सोएगा। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे भाई बहन हैं सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वो अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वो साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थीं, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो ये अच्छा लड़का निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वो न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वो 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो, इस पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वो बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी।
मोटर में सवार होते ही ये समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। लेखक का कहना है कि यहाँ के समाज ने जो उसके साथ नहीं किया, एक कफन तक उसको देना उचित नहीं समझा, तो प्रकृति ने बर्फ से उसके शरीर को ढक दिया, जो मानो कफन का काम कर रहा था।